आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग हमारी कक्षा 10वीं की जो पाठ श्रृंखला है उसमें हमारी जो कृतिका पुस्तक है, इस पुस्तक का पाठ 2 है, साना साना हाथ जोड़ी, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इसी के प्रश्न उत्तर को देखेंगे हम लोग और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे यहाँ कि झिलमिलाते जो रोशनी है ना, पहला प्रश्न हमारा ये है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया जो गंतोक जो है लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, है ना। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ जो गंतोक शहर है ना, वह लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो रात के अंधकार में, इसका उत्तर देखेंगे, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक है और लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। कैसा एहसास करा रहा था? जादुई एहसास करा रहा था, करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो, सब कुछ अर्थहीन सा था और उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तो गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 2 है ना, मेहनत, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर देखते हैं। गंतोक के लोगों का अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को सजे हुए है। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाएं वहां फहराई जाती है। तो फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? कभी सफेद पताका फहराई जाती और कभी रंगीन पताका। तो इसका अर्थ क्या देखते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट, क्योंकि बौद्ध धर्म ज्यादा है और वहां के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। अर्थात, है ना, यदि किसी मतलब मृत्यु होती किसी बुद्धिस्ट की तो सफेद रंग की पताकाएं फहराई जाती है 108। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं भी फहराई जाती है, इसलिए यह पताकाएं शोक और नए कार्य की शुभारंभ, जैसे मतलब कोई खुशी का माहौल है, नया कार्य आरंभ हो रहा है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाएंगी, और यदि कोई दुख का माहौल है तो यहाँ पर सफेद पताकाएं फहराई जाएंगी। प्रश्न नंबर 4 है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस प्रश्न में थोड़ा सा यह है कि बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में 2 नंबर से अधिक बड़ा प्रश्न नहीं आता, तो मैंने इसी प्रश्न को मेरे प्रयास से छोटा करने का मैंने प्रयास किया है। और देखते हैं, जितेन नार्गो ने जो लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति, जनजीवन के बारे में क्या क्या बताया, देखते हैं। नार्गो के अनुसार सिक्किम में घाटियां, है ना, सारे रास्ते, हिमालय की गहनता, घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। और दूसरा है, वहां के लोग मेहनत कश लोग हैं, वह जीवन वहां का मुश्किलों से भरा है। ठीक है, और अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 5 पर।
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 9 है हमारा, उस 9 में देखेंगे हम लोग तो प्राकृतिक सौंदर्य के आलोक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से जो दृश्य हैं वो झकझोर रहे थे। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर रहे थे। देखते हैं, उसने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपनी पीठ पर बच्चे लादे पत्थर तोड़ रही थी। वहां इतना अच्छा वातावरण था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको जो वातावरण दिखा वहां पर, उसने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपनी पीठ पर बच्चे लादे पत्थर तोड़ रही थी। उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन्य और जिंदा रहने की जो लड़ाई है उसको देखकर लेखिका का मन पसीज गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। सैलानियों को प्रकृति उसकी अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है उसका उल्लेख करते हैं। वहां पर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे जो मतलब सैलानियों के साथ उनको मतलब कोऑपरेट करने में क्या क्या योगदान देते हैं वो देखते हैं हम लोग। इसमें असंख्य लोगों का योगदान होता है। ठीक है, वहां पर रहने वाले बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। गाइड और ट्रेवल एजेंसियां तो सबसे आगे दिखती है, इसमें गाइड और ट्रेवल एजेंसियां सबसे आगे दिखती है, लेकिन इनके पीछे नेपथ्य में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं और हजारों गुमनाम लोग इस काम में अपना जीवन बिता देते हैं। बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे लोगों का हमें ज्ञान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देता है ना। कितना कम लेकर के ये जो आम जनता है बहुत कम लेती है लोगों से और समाज को बहुत कुछ लौटा देती है। इस कदम के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की जो देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। देश की आर्थिक प्रगति में आम जनता क्या क्या भूमिका कर रही है। तो देखते हैं, हमारे देश की जो आम जनता है जितना श्रम करती है उससे उसको आधा भी प्राप्त नहीं होता है ना। उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य में अपना कर्तव्य समझकर उसको करती रहती है। वो समाज का कल्याण करते हैं। यदि आम जनता न हो तो देश की आर्थिक प्रगति बिगड़ जाएगी। यह आम जनता जो है देश से बहुत कुछ प्राप्त करती है, मतलब बहुत कुछ देती है, लेकिन बहुत कम ये प्राप्त करती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। आज की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस किस तरह के खिलवाड़ किए जा रहे हैं, ये तो आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हो चाहें तो। और इसे रोकने के लिए आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो वैसे तो ये मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया, लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से भी उस उत्तर को बना सकते हैं। कहा जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसमें हम लोग कैसे इसको बचाने के लिए, या हम इसमें हमारी क्या क्या योगदान है और क्या क्या भूमिका है कि हम लोग इसको रोक सके। तो देखते हैं हमारी भूमिका क्या क्या। एक तो वृक्षों को न काटें, एक तो हमको वृक्षों को नहीं काटना चाहिए और यथासंभव वृक्षारोपण करें। हमारी जितनी क्षमता है उतना में वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षों को, इसके बाद वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। यदि अपने पास कोई गाड़ी है, वाहन है, तो उससे बहुत प्रदूषण होता है। इसलिए यदि आवश्यकता नहीं है तो यथासंभव है कम उसका कम से कम उपयोग करें। जहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता हो रही है वहीं वाहन का उपयोग करें, अन्यथा हम उसका उपयोग कम से कम करें। इसके बाद 30 नंबर पर पॉलीथीन, अवशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में न जाने दें। हमको प्लास्टिक की जो थैलियां हैं या नालियों का गंदा पानी है, कोशिश करें कि वह किसी भी तरह से वो गंदा पानी जो है हमारे साफ पानी में न जाए। ये हमारे योगदान है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर।